हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर 6 है इवोल्यूशन, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। दोस्तों हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझाने से पहले मेरी एक बात सुनिए। आप देखेंगे जैसे कोई इंसान है, ठीक है ना, कोई ह्यूमन है और उसकी जो बच्चा होगा ना पैदा, वो भी ह्यूमन ही होगा, और उस बच्चे का भी जो बच्चा होगा वो भी ह्यूमन है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि परदादाजी भी इंसान ही थे और दादाजी भी इंसान थे और पिताजी भी इंसान थे और उनका बच्चा भी क्या है, इंसान है। तो आपने एक बार नोट देखी कि जनरेशन टू जनरेशन जो होती है ना, वो स्पीसीज वो सेम ही रहती है। और जनरेशन टू जनरेशन, अब ऐसा तो है नहीं ना कि दादाजी में 50,000 जीन होंगे और पिताजी के अंदर 40,000 ही जीन होंगे। तो जीन भी फिक्स रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन जीन फिक्स रहते हैं, डीएनए फिक्स रहते हैं, इसलिए तो स्पीसीज भी फिक्स रहती है। तो दोस्तों अब अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट तो बता ही दिया है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। दोस्तों जो ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है ना, तो देखना, प्रपोज्ड बाय G.H. हार्डी एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी, English mathematician, and W. Weinberg, a German physician, independently in 1908। तो दोस्तों हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल G.H. हार्डी ने दिया था। एक तो किसने दिया था, ये G.H. हार्डी ने दिया था, G.H. हार्डी ने दिया था, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, मैथ्स वगैरह के ऊपर वर्क करते थे। दूसरे थे डब्ल्यू वेनबर्ग जर्मन फिजिशियन थे। दोस्तों इन्होंने 1908 के अंदर ये प्रिंसिपल दिया था। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हार्डी और वेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बताया गया है दोस्तों, इस प्रिंसिपल के अंदर ये बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स in a population are stable and remain constant from generation to generation। इन्होंने क्या बताया कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स, जैसे मैं बोलूं कि अगर जैसे मैं बोलूं कि मैं हूं, मेरे अंदर 30,000 जीन है, 30,000 जीन है, तो जो मेरे बच्चे होंगे ना उनके अंदर भी 30,000 जीन ही रहेंगे। तो क्या बताया कि टोटल नंबर ऑफ जीन, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं एक जीन के जनरली है ना 2 एलील्स होते हैं। तो मैं बोलूं कि मेरी बॉडी में 30,000 तो जीन है मेरी सेल के अंदर, और 60,000 एलील है, क्योंकि एलील डबल होते हैं जीन के। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन एंड देयर एलील्स इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। तो मतलब मेरे अंदर भी 30,000 जीन, 60,000 एलील रहेंगे। तो मेरी जो आने वाली जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, उनके अंदर भी 30,000 जीन और 60,000 एलील ही रहेंगे। तभी तो मैं भी इंसान हूं और वो भी इंसान है। पता आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल इजी था दोस्तों कि जनरेशन टू जनरेशन जो जीन होते हैं और जो जीन के जो एलील्स होते हैं वो कांस्टेंट बने रहते हैं, इसलिए इसको हम जेनेटिक संतुलन भी कह सकते हैं या जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज है। अब आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? बेटा फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि हमारे अंदर कितने जीन है, कितने एलील है, बच्चों में कितने एलील और जीन है, फिर उनके भी बच्चों में कितने एलील और जीन है। तो इसको बोलते हैं जीन और एलील की जो मात्रा है ना, जो नंबर है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, कि अगर सभी एलिलिक फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो उसका जो टोटल है ना वो 1 आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का, कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोस्तों यहां पर p और q क्या है? तो दोस्तों यहां पर p एंड q आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट एलील्स। भैया p जो है ना, p, अब मैंने आपको बोला ना कि 2 तरह के एलील हो सकते हैं एक जीन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P जो है वो किसी दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी है
और क्यू यहाँ पर किसी दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी है। वेयर P and Q are frequencies of AA and स्मॉल a रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P तो हो गई, यहाँ पर एक जीन के दो एलील होते हैं। जैसे मैंने बोला P, आपने देखा ना जो एलील होते हैं दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एलील कैपिटल में लिखते हैं और रिसेसिव एलील को स्मॉल में लिखते हैं। डोमिनेंट एलील हमेशा कैरेक्टर को बढ़ा देता है और रिसेसिव एलील उस कैरेक्टर को हमेशा घटा देता है। तो देखिए यहाँ पर P को हम कैपिटल A एलील से डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल जो ये Q है ना, Q फ्रीक्वेंसी Q, इसको हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं। और दोस्तों 2pq का मतलब क्या है? ये 2pq का मतलब हो गया, 2pq का मतलब हो गया कैपिटल A स्मॉल है, कैपिटल A और स्मॉल है, मतलब डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील को जब साथ में लिख देते हैं तो उसको 2pq बोल रहे हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि डिस्टरबेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन इवोल्यूशन। अगर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस हो जाए, अगर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस हो जाए दोस्तों, यानी कि पता चला कि पिताजी में 30,000 जीन थे, 60,000 एलील थे, बच्चों के अंदर 25,000 ही हो गए जीन और 50,000 एलील हो गए, मतलब कुछ जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस हो जाए तो इवोल्यूशन हो जाता है, आगे जाकर धीरे धीरे नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है। तो दोस्तों अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पर अपना इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्ण।